सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार। आज हम सुप्रीम कोर्ट के 1 अगस्त 2024 के फैसले को जानेंगे जिसमें क्या हुआ था। कुछ SC/ST संगठनों ने इस निर्णय का विरोध किया और प्रदर्शन भी किए। सबसे पहले मुझे ये जानना है कि ये कितने जजों की बेंच थी। ये 7 जजों की बेंच थी। 7 जजों की बेंच थी जिसका नेतृत्व स्वयं CJI कर रहे थे। CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये इस बेंच का नेतृत्व कर रहे थे। इसी बेंच ने SC/ST के कोटा के अंदर कोटा सब कैटेगरी बनाने से संबंधित विवाद का निस्तारण किया और वो निर्णय 6-1 का निर्णय था। निर्णय 6-1 का हुआ। जस्टिस बेला त्रिवेदी इस निर्णय से सहमत नहीं रहे। जस्टिस बेला त्रिवेदी सहमत नहीं रहे। अर्थात ये जो निर्णय था वो 7 जजों की सहमति से नहीं बल्कि 6-1 का निर्णय था। मतलब कि 6-1 का 6 इस निर्णय के पक्ष में और ये जस्टिस बेला त्रिवेदी ने अपना एक अलग निर्णय लिया। मतलब इससे सहमत नहीं रहे, उनके विचार अलग थे। ठीक है, अब इसमें हुआ क्या और कोर्ट ने निर्णय क्या दिया। कोर्ट का ये कहना है, इस वाद में कोर्ट ने ये निर्णय दिया, क्या निर्णय दिया कि SC और ST के आरक्षण का जो कोटा है उसमें कोटा के भीतर कोटा बनाया जा सकता है। कोटा के भीतर कोटा बनाया जा सकता है। अर्थात सब कैटेगरी बनाई जा सकती है। इस तरह कोर्ट ने पंजाब अनुसूचित जाति पिछड़ा वर्ग अधिनियम 2006 एवं तमिलनाडु अरुंथियार अधिनियम पर सुप्रीम कोर्ट ने मुहर लगाई। तमिलनाडु अरुंथियार अधिनियम पर सुप्रीम कोर्ट ने मुहर लगा दी और ये कहा कि कोटा के भीतर कोटा, SC/ST आरक्षण में भी कोटा के भीतर कोटा बनाया जा सकता है। और ऐसा करके लाभ क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट ने क्या लाभ बताया। कोटा के भीतर कोटा बना करके जरूरतमंद को आरक्षण में प्राथमिकता दिया जा सकता है। ठीक है, SC/ST आरक्षण में कोटा के भीतर कोटा बनाकर जरूरतमंद को आरक्षण में प्राथमिकता दिया जा सकता है। आरक्षण में प्राथमिकता दिया जा सकता। ठीक, इस निर्णय के साथ सुप्रीम कोर्ट ने कुछ आशंकाओं का भी समाधान किया। जैसा कि आशंकाएं हो सकती हैं और इन आशंकाओं का कुछ हद तक समाधान किया। ठीक है, तो इस बारे में सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि सब कैटेगरी का आधार उचित होना चाहिए। सब कैटेगरी मतलब सब कैटेगरी
बनाने के लिए राज्य सरकारें कानून बना सकती हैं, कानून बना सकती है। सीधी सी बात है कि यहाँ पर आशंका है कि वोट की राजनीति होगी और परसेंटेज की राजनीति होगी, कितना परसेंट किसको प्रतिनिधित्व दिया जाए। तो इन सभी बातों का, इन सभी आशंकाओं का समाधान कोर्ट ने अपने निर्णय में किया। और उसने क्या कहा कि कोर्ट का कहना है कि सब कैटेगरी का आधार उचित होना चाहिए। सब कैटेगरी क्या? सब कैटेगरी का आधार उचित होना चाहिए, उचित होना चाहिए। ठीक है, मान लीजिए एससी है, एससी में कुछ जातियों के लिए एक सब कैटेगरी बनाया जाना है। अब यहाँ पर ये पता होना चाहिए ना कि ये जो एससी में कुछ जातियों को मिलाकर अगर एक सब कैटेगरी बनाई जा रही है, सब कैटेगरी बनाई जा रही है, सब कैटेगरी बनाई जा रही है, तो इन जातियों को जनसंख्या कितनी है, जनसंख्या कितनी है, प्रतिनिधित्व कितना है, प्रतिनिधित्व कितना है, ठीक है, कितना है। इन सभी बातों की जानकारी रहेगी तभी तो कोटा निर्धारित किया जाएगा कि 21% एससी कोटा में इस सब कोटे को कितना प्रतिशत दिया जाए, कितना प्रतिशत दिया जाए, अन्यथा कैसे निर्धारित करेंगे। ठीक है, तो ये बात किसने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सब कैटेगरी का आधार उचित होना चाहिए, तार्किक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अपने राजनीति के तहत कुछ कि हम आपको इतना परसेंट कोटा दे रहे हैं, इतना परसेंट हमको वोट दो, इस आधार पर नहीं होगा। दूसरी बात, कोर्ट का यह भी कहना है कि ऐसा करना संविधान के आर्टिकल 341 का उल्लंघन नहीं है। ऐसा करना संविधान के अनुच्छेद 341 का उल्लंघन नहीं है, 341 का उल्लंघन नहीं है। ऐसा करना 341 का उल्लंघन नहीं है। इसी के साथ कोर्ट ने यह भी कहा कि किसी एक जाति को 100% आरक्षण नहीं दिया जा सकता, भले उनका प्रतिनिधित्व कुछ नहीं है। कहने का मतलब है कि अगर सब कैटेगरी बनाते वक्त ये कहा जाए कि फला जाति का प्रतिनिधित्व बिल्कुल नहीं है, इसको 100% आरक्षण दे दिया जाए, तो ऐसा संभव नहीं है। कोर्ट ने यह भी कहा, क्या कहा? कोर्ट ने यह भी कहा कि किसी एक जाति को 100% आरक्षण नहीं दिया जा सकता, 100% आरक्षण नहीं दिया जा सकता, 100% आरक्षण नहीं दिया जा सकता। इसके अलावा कोर्ट ने और क्या कहा? साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि एससी में शामिल किसी जाति का कोटा तय करने के लिए उसकी हिस्सेदारी का पुख्ता डेटा होना चाहिए। मतलब एससी में शामिल किसी जाति का कोटा तय करने के लिए आखिर ये किसी जाति को कितना प्रतिशत दिया जाएगा, ये कैसे तय होगा?
उसकी हिस्सेदारी कितना है, कितना होनी चाहिए, ठीक है, तय करने के लिए, हिस्सेदारी तय करने के लिए, हिस्सेदारी तय करने के लिए, तय करने के लिए पुख्ता डेटा होना चाहिए, पुख्ता डेटा होना चाहिए, डेटा होना चाहिए, डेटा होना चाहिए। सीधी सी बात है कि अगर कोई जाति बहुत ज्यादा जनसंख्या वाली है तो उसकी ज्यादा प्रतिनिधित्व होगा भी और होना भी चाहिए, ठीक है। तो अगर ऐसी स्थिति है तो मतलब कि यहाँ पर डेटा से क्या मतलब है, यहाँ डेटा से मतलब ये है कि जनसंख्या का डेटा हो, जनसंख्या का डेटा हो, जनसंख्या का डेटा हो, प्रतिनिधित्व का डेटा हो, प्रतिनिधित्व, प्रतिनिधित्व, प्रतिनिधित्व का डेटा हो, आदि आदि। कहने का मतलब है कि कोर्ट का ये कहना है कि हिस्सेदारी तभी तय होगी, तभी तय की जा सकती है जबकि पुख्ता डेटा हो। तो पुख्ता डेटा से मतलब यही है, केवल एक ऊपरी आकलन से काम नहीं चलेगा, ठीक है। कोर्ट ने कहा कि बंधु ऊपरी आकलन, ऊपरी आकलन से काम नहीं चलेगा, से काम नहीं चलेगा, ठीक है। पुख्ता डेटा होना चाहिए, पुख्ता डेटा होना चाहिए। हालांकि इस निर्णय में कोई विशेष कमी नजर नहीं आती, फिर भी कुछ संगठनों ने इसका निर्णय का विरोध किया, सब कैटेगराइजेशन का, सब कैटेगरी होने का विरोध किया, मतलब सब उपवर्गीकरण का विरोध किया। तो उसके कुछ आधार हैं, इनके अपने तर्क हैं। और सबसे पहले हम इस निर्णय के संदर्भ में कुछ और तर्कों को देख सकते हैं कि क्यों कानूनी रूप से इस निर्णय के पक्ष या विपक्ष में क्या तर्क है, ठीक है। सबसे पहले तो ये सब कैटेगरी का विचार शुरुआत हुई कहां से, हम इसको ही जान लेंगे। सब कैटेगरी जैसे कि ओबीसी आरक्षण से संबंधित एक मामला था इंदिरा साहनीवाद, इंदिरा साहनीवाद, ये इंदिरा साहनीवाद था। ये 1992 का वाद, 1992 का 9 जजों की बेंच थी, 9 जजों की बेंच थी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है और बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय, महत्वपूर्ण निर्णय, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है और बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय भी है, ठीक है। इंदिरा साहनीवाद में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय हुए, जैसे कि इसी वाद में सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी में कोटे के भीतर कोटा स्वीकार कर लिया था, कोटे के भीतर कोटा, कोटे के भीतर कोटा, ओबीसी में कोटे के भीतर कोटा का सिद्धांत स्वीकार कर लिया गया था, कोटे के भीतर कोटा का सिद्धांत, अर्थात सब कोटा, ठीक है, सब कैटेगरी, अर्थात सब कैटेगरी, ठीक है। इसी बात में ये 9 जजों की बेंच थी, इसी बात में निर्णय लिया गया था और ये स्वीकार किया गया था कि सामाजिक शैक्षणिक पिछड़ेपन की पहचान में जात का आधार हो सकती है। क्या? सामाजिक शैक्षणिक, सामाजिक शैक्षणिक पिछड़ेपन में, सामाजिक शैक्षणिक पिछड़ेपन की
पहचान में जाति आधार हो सकती है, जाति आधार हो सकती है। ठीक है। इसी मामले में यह भी कहा गया था कि जो आरक्षण है वो 50% से अधिक नहीं होगा, अधिक नहीं होगा। क्या नहीं होगा? आरक्षण 50% से अधिक नहीं होगा। ठीक है। इसी तरह एक तर्क ये भी था, और किसका, जो कोटे के समर्थक हैं उनका तर्क ये भी था कि एससी में भी सब कैटेगरी होना चाहिए। इसी निर्णय के आधार पर तर्क था कि एससी एसटी कैटेगरी में भी सब कैटेगरी होनी चाहिए। यहाँ ये जानना महत्वपूर्ण है कि ये 1 अगस्त का जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, इस निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही निर्णय को पलटा। अर्थात इसके पहले एक बात और था जिसमें सुप्रीम कोर्ट का ये निर्णय था कि एससी में, जहां तक एससी का संदर्भ है, एससी और एसटी में सब कोटा नहीं बनाया जा सकता। एससी और एसटी में सब कोटा नहीं बनाया जा सकता। ये मामला है 2004 का मामला। ठीक है। 2004 का मामला है। ये 5 जजों की बेंच थी, 5 जजों की बेंच थी। ठीक है। संवैधानिक मामले सुनने के लिए 5 जजों की बेंच आवश्यक होती है, तो आपको पता ही होगा। मामला क्या था? मामला था ईवी चिन्नैया बनाम आंध्र प्रदेश सरकार। 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 ठीक है। इस मामले में ये 5 जजों की बेंच थी। ठीक है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने, किसने? सुप्रीम कोर्ट। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था कि एससी एसटी कोटे में सब कैटेगरी नहीं बनाई जा सकती। सब कैटेगरी नहीं बनाई जा सकती। सब कैटेगरी नहीं बनाई जा सकती। ठीक। इसमें यह सुप्रीम कोर्ट का निर्णय था कि एससी एसटी कोटे में सब कैटेगरी नहीं बनाई जा सकती। इसी निर्णय को ये 2024 के निर्णय में, जिसमें 7 जजों की बेंच थी, पलट दिया। अर्थात कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एससी एसटी कैटेगरी में भी सब कैटेगरी बनाई जा सकती है। किसने कहा? अभी जो हाल का निर्णय है 1 अगस्त 2024 का। लेकिन 2004 का मामले में क्या कहा? कि नहीं बनाई जा सकती। ठीक है। और क्यों नहीं बनाई जा सकती? अब प्रश्न ही है कि क्यों नहीं बनाई जा सकती। क्यों नहीं बनाई जा सकती? सब कैटेगरी क्यों नहीं बनाई जा सकती? तो इस संदर्भ में कोर्ट का कहना था कि ये एससी एसटी जो है अपने आप में स्वजातीय समूह है। ठीक है। एससी एसटी में सब कैटेगरी नहीं बनाई जा सकती। नहीं बनाई जा सकती। क्योंकि एससी एसटी की जातियां अपने आप में स्वजातीय
स्वजातीय समूह है, स्वजातीय समूह है। इसी तर्क पर 2004 के मामलों में इसमें 5 जजों की बेंच थी, सुप्रीम कोर्ट ने कोटे के अंदर कोटा, एससी में कोटे के अंदर कोटा के सिद्धांत को खारिज कर दिया था। और इस नए निर्णय 1 अगस्त 2024 के निर्णय में, जो कि 7 जजों की बेंच है और 6-1 का फैसला है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कोटे के अंदर कोटा का सिद्धांत स्वीकार कर लिया। अर्थात सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुराने निर्णय को पलट दिया, अपने पुराने निर्णय को पलट दिया। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुराने निर्णय को पलट दिया और निर्णय ये दिया कि कोटा के अंदर कोटा बनाया जा सकता है, और जो कुछ आशंकाएं भी थी उनका भी समाधान किया। ठीक है, अब प्रश्न ये उठता है कि ये सब कुछ इसमें कुछ गलत नहीं दिख रहा है, और कुछ संगठनों ने विरोध क्यों किया, संगठनों का विरोध का कारण क्या है? तो देखिए, कोई भी निर्णय होता है तो अगर वो आरक्षण से संबंधित हो, जात से संबंधित हो, तो कुछ न कुछ वर्ग अपने विरोध करते ही हैं। लेकिन फिलहाल क्या एसटी से संबंधित संगठनों के जो विरोध के कारण थे, जो उनके तर्क थे, वो क्या थे, इसके बारे में मुझे थोड़ा सा विचार करना चाहिए। ठीक है, अब हम संगठनों के विरोध के कारण, संगठनों के विरोध के कारण, ठीक है, सबसे पहला विरोध तो यही था कि एससी एसटी बटेगा, एससी एसटी जातियां बटेंगी और कालांतर में ये जो विरोध के कारण है, ये औपचारिक भले न हो लेकिन अनौपचारिक कारण तो है। विरोध के कारणों में ये अनौपचारिक कारण है। ठीक है, औपचारिक कारण नहीं है लेकिन अनौपचारिक कारण है कि एससी एसटी जातियां बटेंगी और कमजोर होंगी, कालांतर में अपने अधिकारों के लिए नहीं लड़ पाएंगी। ठीक है, कालांतर में अपने अधिकारों के प्रति, अपने अधिकारों की रक्षा के प्रति कमजोर होंगी। इसको हम अनौपचारिक कारण के रूप में देख सकते हैं, क्योंकि औपचारिक कारण इसको माना भी नहीं जाएगा, क्योंकि किसी के अधिकारों की रक्षा करना संविधान का काम है, किसी संगठन का काम नहीं है। इसलिए औपचारिक कारण नहीं है, अनौपचारिक कारण है। फिर दूसरा जो औपचारिक कारण है, सबसे प्रमुख औपचारिक कारण है, कोटे के अंदर कोटा निर्धारण में राजनीति होगी और क्या होगी? वोट की राजनीति होगी। ठीक है, जिससे इन वर्गों के हित प्रभावित हो। कोटे के अंदर कोटा निर्धारण में राजनीति होगी और वोट की राजनीति होगी। हालांकि इस समस्या का समाधान कुछ हद तक कोर्ट ने दिया है। कोर्ट का कहना है कि बिना पुख्ता प्रमाण के कोटे के अंदर कोटा का सिद्धांत कोटा नहीं बनाया जा सकेगा। ठीक है, बिना पुख्ता डेटा के कोटा नहीं बनाया जा सकेगा। ठीक, दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण आशंका है वो है कि नॉट फाउंड सुटेबल, अर्थात योग्य उम्मीदवार नहीं मिला। मतलब इस सिद्धांत को बढ़ावा मिलेगा, इसको बढ़ावा मिलेगा।
इन संगठनों का ये कहना है कि जब कोटा का दायरा संकीर्ण होगा, कोटा का दायरा संकीर्ण होगा, ठीक है, जब कोटा का दायरा संकीर्ण होगा तो ये होगा कि योग्य व्यक्ति सीमित होंगे, योग्य व्यक्ति सीमित होंगे। ये भी हो सकता है कि किसी विशेष महत्वपूर्ण पद के लिए योग्य व्यक्ति न मिले, योग्य व्यक्ति न मिले तो एनएफएस को बढ़ावा मिलेगा और नॉट फाउंड सुटेबल क्या करके, मतलब कि योग्य व्यक्ति नहीं मिला ऐसा कह करके वो पद खाली रह जाएगा, पद खाली रह जाएगा। ये कुछ संगठनों का या कुछ लोगों का तर्क है। ऐसा हो भी सकता है, लेकिन तब हो सकता है जब सब कैटेगरी का सिद्धांत नहीं लागू। सब कैटेगरी का सिद्धांत यह कहता है कि अगर सब कैटेगरी में योग्य व्यक्ति नहीं मिला तो मुख्य कैटेगरी में, मेन कैटेगरी में, मुख्य कैटेगरी में योग्य व्यक्ति की तलाश की जाए, मुख्य कैटेगरी में योग्य व्यक्ति की तलाश की जाए। अगर ऐसा किया जाता है, तो ये आशंका नहीं रहेगी। ठीक, तो संगठनों के जो विरोध करने के आधार हैं वो मेन रूप से यही है। और अगर संगठनों के जो आशंकाएं हैं अगर उनको दूर कर दी जाती हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सब कैटेगरी से कोई विशेष नुकसान नहीं है। धन्यवाद।